वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र सरकार में मेरी सहयोगी मीनाक्षी जी, हमारे सीआईए के चेयरमैन आदरणीय संजीव बजाज, श्री चंद्रजीत बैनर्जी, श्री राजन नवानी जी, उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, इसी बात के लिए आप सबके सहयोग लेकर आगे बढ़ने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सबसे पहले मैं एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नई सरकार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। मैंने उनको यही कहा था कि अमृत महोत्सव के निमित्त हमने आपको ऐसा अमृत पिला दिया है कि आपको अब अमरत्व प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और प्रगति और विकास की ओर आगे जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग पूरी ताकत और शक्ति के साथ महाराष्ट्र को सहयोग करेंगे, ये विश्वास उनको देता हूँ। वैसे महाराष्ट्र एक ग्रोथ इंजन है और मुंबई जो है वो हमारे देश की एक प्रकार से इकोनॉमिक कैपिटल है और $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनानी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई और महाराष्ट्र के बिना वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश में महाराष्ट्र का हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उससे 22 से 24% जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से होता है। सर्विस सेक्टर में हमारे जीडीपी में जो 52 से 54% कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है। और विशेष रूप से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो बढ़ाना हमारे लिए सबसे आवश्यक है और जिसके लिए महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, और वो भी आज 12% है और जो हम चाहते कि हम 20% तक ले जाएं, वो भी भारत में अगर सबसे प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है। और उसको और गति देने का जो संकल्प एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने व्यक्त किया है, उससे निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत सहयोग प्राप्त होगा। मैं विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा कि देवेंद्र जी ने समृद्धि महामार्ग बनाया। एकनाथ जी उस समय एमएसआरडीसी के मंत्री थे और एमएसआरडीसी का मेरा इतना संबंध है कि एमएसआरडीसी का फाउंडर मैं हूँ। तो एमएसआरडीसी का मुझे याद है कि इसी हॉल में एमएसआरडीसी की स्थापना होने के बाद एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के अजीत गुलाबचंद जी भी उपस्थित थे। तो क्वेश्चन में उन्होंने मुझे पूछा था, तो मैंने बताया हम हाईवे बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे। तो उनको लगा नहीं कि हम बना पाएंगे। तो उन्होंने कहा आप कम से कम जो रोड है वो तो अच्छे बनाओ। पर आज एमएसआरडीसी ने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट हो, 55 फ्लाईओवर्स हो, एकनाथ जी इसका अपना एक रिकॉर्ड हुआ है। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए उस समय धीरूभाई जी का आग्रह था, अंबानी जी का, जिसका लोवेस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए में था, मैं 97 की बात कर रहा हूँ, वो हाईवे एमएसआरडीसी ने उस समय का केवल 1650 करोड़ रुपए में बांधकर पूरा किया और रिकॉर्ड बना। जो फ्लाईओवर की कीमत, जो 55 फ्लाईओवर की कीमत 2000 करोड़ रुपए थी, वो एमएसआरडीसी ने केवल वो काम 950 करोड़ रुपए में किया।
तो पहली बार एस्टिमेट कॉस्ट से कम पैसे में काम करके एमएसआरडीसी ने दिखाया। और देवेंद्र जी के नेतृत्व में आप जब मंत्री थे तो आपने समृद्धि महामार्ग भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया। कल मैं गवर्नर साहब को लेकर मैं अकोला जा रहा था, तो फ्लाइट में मैं उनको समृद्धि महामार्ग दिखा रहा था, और सही में ये समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के इतिहास के लिए एक समृद्धि देगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज महाराष्ट्र और प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। और स्वाधीनता के 75 साल में मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आगे आने वाले 25 साल की विजन निश्चित रूप से बनेगी, जो महाराष्ट्र की तस्वीर को बदल तो देगी ही, केवल देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में निश्चित रूप से महाराष्ट्र आगे जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मैं आपसे आज इस निमित्त रिक्वेस्ट करूंगा कि हम दिल्ली से मुंबई हाईवे बना रहे हैं, और ये हाईवे लगभग 70% इसी साल दिसंबर में पूरा हो रहा है। 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है। और मेरा ड्रीम है कि नरीमन पॉइंट से यानी ताज होटल से दिल्ली में 12 घंटे में पहुंचना। और इसलिए ये जो हाईवे है इसमें एक ही अड़चन है कि हमारा हाईवे जेएनपीटी तक जा रहा है और लगभग सब पैकेज में काम शुरू हो गया है। अब वर्ली बांद्रा जो है वो बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, तब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वर्ली बांद्रा को वसई विरार तक लेके जाऊं, पर फेज़ 1 बाद में हुई, बाद में हमारी सरकार चली गई, पर बाद में फेज़ 2 में बाद में वसई विरार तक ले जाने की बात नहीं हुई, अभी काम शुरू हुआ है। पर मैंने उसके लिए आगे 50,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा जो वर्ली बांद्रा को लिंक करने वाला नरीमन पॉइंट से लेकर, क्योंकि इधर आपने फिर ये कोस्टल रोड बनाया तो डायरेक्ट हम लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो 50,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाकर डीपीआर बना के मैंने तैयार रखा है। मेरी 2-3 केवल कंडीशंस है कि वो जो जीएसटी लगेगा महाराष्ट्र का उसको मुझे माफ़ कर दो स्टील और सीमेंट का, और एग्रीगेट और सीमेंट जो लगेगा उसको रॉयल्टी फ्री कर दो, और थोड़ा सा ब्रिज के बाजू में जो खाली लैंड पड़ी होगी वो दे दो। 50,000 करोड़ मैं लगा दूंगा और ये हाईवे बना दूंगा, तो ये मुंबई के लिए बहुत बड़ा होगा। इसमें नई मुंबई जो है वो काफ़ी बड़ी डेवलप होगी। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी हो रही है, कि अभी हम लोग पुणे से बेंगलोर हाईवे बना रहे हैं, पर बीच में उस समय के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मैं पुणे में हमारी मीटिंग हुई, अधिकारियों के साथ भी हुई, और अब उसको मैं मुंबई से बेंगलोर हाईवे बना रहा हूँ। ये जो वेस्टर्ली बाईपास है, जो टोल नाका आखिरी का है पुणे जाते समय, खंडाला के बाद, लोनावाला के बाद, उसके बाद में वहीं से पुणे के रिंग रोड को जोड़कर पुणे से बेंगलोर केवल 3.5 घंटे में होगा, और 4.5 घंटे में हम मुंबई से बेंगलोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 125-130 किलोमीटर के स्पीड से जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका भी भूमि पूजन अलाइनमेंट पक्की हो गई है, और ये भी आने वाले 2-3 महीने में इस कार्य की शुरुआत होगी। और दूसरा, पुणे से औरंगाबाद, ये नए रोड का भी हमने अलाइनमेंट पक्की कर दी है, और पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर 2 घंटे में होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दोनों हाईवे के लिए आपके नेतृत्व में तुरंत लैंड एक्विजिशन के कार्य की शुभारंभ होकर अगर शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस हाईवे से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने नई मुंबई बनाई है, वैसा नया पुणे और नया औरंगाबाद बनाने का हाईवे के बाजू में एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि हाईवे बनने के बाद सब लोग ज़मीन खरीद लेते हैं। हम हाईवे बनाने के पहले महाराष्ट्र सरकार ज़मीन खरीदी करे, जिसके लिए मैं सहयोग करूंगा, और वहाँ नई टाउनशिप अगर आप बनाएंगे तो वो एक बहुत अच्छी तरह से औरंगाबाद के लिए, संभाजीनगर के लिए और पुणे के लिए भी बहुत बड़ा योगदान हुआ। एक अच्छी बात हुई है कि मुंबई और पुणे का पोल्यूशन जो है, जो ठाणे का है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमारा पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा उत्तर का जो ट्रैफिक आता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये पूरा मुंबई आता है और मुंबई से पुणे जाता है, और पुणे से एक तरफ सोलापुर और एक तरफ कोल्हापुर जाता है साउथ जाने के लिए।
पर अब हमने एक नया रोड बनाया जो सूरत से डायरेक्ट, सूरत से नासिक और नासिक से अहमदनगर और अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से आगे एक तरफ वो हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर तक पूरे तरह हमने हाईवे उधर मार्क किए हैं, तैयार किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो साउथ का ट्रैफिक है मुंबई और पुणे आने वाला है, इसमें 50% कम हो जाएगा। तो इसमें पुणे और मुंबई का पोल्यूशन भी काफ़ी कम होगा, ठाणे का बहुत कम होगा। और इसलिए ये भी आप इसके लिए ज़रूर प्राथमिकता दीजिए, जो आपके नेतृत्व में ये महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नागपुर से हैदराबाद का भी हाईवे बना रहे, जिसमें देवेंद्र जी का वो और मैं दोनों नागपुर के हैं, तो दोनों बैठकर उसमें का समाधान तो हम तुरंत पे काम शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है शुगर इंडस्ट्री, और महाराष्ट्र में आज जो कुछ समृद्धि आई है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, अब विदर्भ में थोड़े प्रमाण पर शुगर इंडस्ट्री के कारण बहुत प्रगति हुई है। हमारे देश में टोटल 340 लाख टन शुगर जो तैयार होती है, उसमें 50% शुगर महाराष्ट्र में होती है। और इस साल शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, इसके नई समस्याएं खड़ी हुई है। तो मैक्सिमम शुगर का कन्वर्शन इथेनॉल में करने की दो नीतियों को भारत सरकार ने अनुमति दी, जिसका सबसे बड़ा फायदा महाराष्ट्र को हो रहा है। और इसलिए ये जो इथेनॉल है, अभी हमने पेट्रोल में तो 20% डालने का निर्णय किया, फिर भी हमें बहुत शॉर्ट सप्लाई है, 10% अभी पूरा हुआ है। पर अभी हमने एक नया निर्णय हुआ है कि मैं एक बार पढ़ते पढ़ते रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने एक प्रयोग किया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो उस समय ये देखकर मुझे लगा कि ये हमने करना चाहिए, तो मैं रशियन साइंटिस्ट को मैंने इंडिया में बुलाया और उनका प्रेजेंटेशन लेने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है। तो इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन है मिस्टर वैद्य, उनको और राम कुमार करके रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर हैं, उनको दोनों को बुलाकर उसका प्रेजेंटेशन दिया। तो राम कुमार जी ने मुझे कहा कि ये मुझे कठिन लगता है सर। मैंने बोला ट्राई करके देखिए, और उनने 3 महीने ट्रायल दी फरीदाबाद में। अब उन्होंने मुझे सर्टिफाई करके लेटर मुझे और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दिया है कि ये इससे इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर होगी, यानी इथेनॉल का एवरेज जितना मिलेगा उतना ही पेट्रोल का एवरेज मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अगले महीने से आ रही हैं। इसमें से टोयोटो, हुंडई, सुजुकी, और ये ब्राज़ील, यूएसए और कनाडा में है। और वो जो गाड़ियां है, और बजाज की स्कूटर, 2 व्हीलर, टीवीएस की और हीरो की भी आई है, और ऑटो रिक्शा भी आई है। तो अब महाराष्ट्र से पेट्रोल को हद्दपार करिए। पेट्रोल 120 रुपये लीटर और इथेनॉल 62 रुपीज़ लीटर आएगा, कैलोरिक वैल्यू सेम होगी, तो ग्राहकों का भी फायदा होगा। मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि ई व्हीकल की बात मैं जब करता था तो लोग कहते थे कि होगा नहीं। अब मुंबई में ई बसेस आ गई, पूना में आ गई। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर हमारी भारतीय कंपनियों की, अब ये 9 महीने, साल भर उसकी वेटिंग लिस्ट है, इतने ई व्हीकल की डिमांड बढ़ी। अब ये स्कूटर आ गई, और हम 10 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, और इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन की भी शुरुआत हुई। और मेरे पास तो हाइड्रोजन की गाड़ी है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, हवा भी कोई धुआं भी नहीं निकलता और आवाज भी नहीं आता। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और गवर्नमेंट ने अभी 3000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है, हाइड्रोजन मिशन। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र ये प्रगतिशील है, ये जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी फ्यूल, फर्टिलाइज़र और विशेष रूप से ये इसी के पीछे घूम रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज फ्यूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या है, जिसका आप जीएसटी कम करने की बात कर रहे हैं, वो तो जरूर करिए, पर जीएसटी से अपनी फ्यूल तैयार होगी। अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, मैंने 2 प्लांट का इनॉग्रेशन किया कि एक पूना में बायो सीएनजी बनाया उन्होंने, जो ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो प्लांट है वो हमारे इसमें ठोमरे जी है, उन्होंने यवतमाल जिले में शुरू किया। और अब महाराष्ट्र में 10-12 प्लांट ऐसे हैं कि जो बायोमास से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बना रहे हैं।
तो ये हमारे किसान इतने अच्छे हैं, तो हम आने वाले समय में ये जो पूरा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का पोल्यूशन करने वाला, इसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ी भूमिका लेंगे, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा। मैं आपको और एक अनुरोध करूंगा कि अब रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे भी मेरे पास है। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह बना रहा हूँ। 65 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, महाराष्ट्र में भी है कुछ। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में ये ट्रॉली बस जो है, जिसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है और इसलिए वो सस्ती भी है, तो ये अगर हम शुरू करेंगे, जो पूरा मुंबई में पुरानी ट्राम थी, तो ये टायर पे चलने वाली ये 2 बसेस जोड़कर जाएगी, तो इससे कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। एग्जिस्टिंग डीजल बस के रेट जो टिकट के हैं वो 30% कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और समुद्र में भी हम रोपवे, केबल कार का उपयोग कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं ये बीपी मंत्री था, तो बीपीटी में मैंने अलीबाग जाने के लिए ये हमारा रो पैक्स शुरू किया, और ये शुरू किया तो अब इतना गाड़ियाँ लेकर, बसेस लेकर लोग जाते हैं। मुझे अब देखने के लिए एक बार उसको जाना है, पर लोग बहुत खुश है उसके कारण। इसी प्रकार से नए मुंबई से लेकर और नए एयरपोर्ट को, शिंदे जी, मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार करके बीपीटी में रखा है कि हमारे मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट के अंदर हम पानी से, वाटर टैक्सी से नए मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, ठाणे से लेकर वसई विरार से लेकर तब। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट अगर हो जाएगा तो रोड पर का भी ट्रैफिक कम होगा। और इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है, जिसमें आपने बहुत अच्छी इरिगेशन को प्रायोरिटी दी है, विशेष रूप से इरिगेशन, पानी, यही महाराष्ट्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमको इंटीग्रेटेड थिंकिंग करना पड़ेगा। वी नीड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, उसके सिवा नहीं होगा, बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, एंड विदाउट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वी कैन नॉट इरेडिकेट द पॉवर्टी। और इसलिए निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हमको करनी पड़ेगी, पर उसके साथ साथ एग्रो एमएसएमई और एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में भी हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। मैं, संजीव बजाज जी मुझे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सीआईआई में आप 2 प्रकार के चैप्टर खोलिए, एक एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हमारी एक देश में गांधी जी कहते थे कि हमारी 90% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, अब 25% माइग्रेशन हुआ है, और ये 25% माइग्रेशन हुआ है वो सब शहर में आए, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ के प्रॉब्लम्स बड़े हैं। तो सीआईआई की तरफ से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, जब तक ये जो 65% पॉपुलेशन है, इनका जीडीपी ग्रोथ में केवल 12% कंट्रीब्यूशन है, और ये जो 12% कंट्रीब्यूशन है, ये हमको अगर 20% तक ले जाना है, तो सीआईआई के सपोर्ट के बिना ये नहीं होगा। और इसलिए निश्चित रूप से एनर्जी, सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, बाकी तो हमारी स्टील इंडस्ट्री है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब में तो आप लोग इंटरेस्ट लेते ही है, और इसमें बहुत अच्छा काम भी करते हैं। पर मैं आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि सीआईआई इस समय आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, इसको पूरा करने में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमारा ताड़ोबा है, कभी आप, बहुत से लोग मुंबई में रोज हवाई जहाज में आते हैं। यहाँ के एक गायक आए थे नागपुर में, तो मैंने उनको भेजा ताड़ोबा, तो एक दिन में उन्होंने 9 टाइगर देखे। यानी फॉरेस्ट इतना अच्छा है कि फॉरेस्ट में टूरिज्म इतना अच्छा डेवलप हो सकता है, और ऑलरेडी हो रहा है। तो आप ये रूरल, ट्राइबल, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बेस में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ठाणे जिले का ये जो ट्राइबल एरिया है, इसमें ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए सीआईआई का विशेष इनिशिएटिव होगा, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए रहे, पानी हमारे लिए उपलब्ध कर ही रहे, और अच्छी अच्छी योजनाएं। देवेंद्र जी जब थे तो मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो मैंने 6000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को दिए उस समय, जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे उसको पूरा करने के लिए। और मैं एकनाथ जी, आपको और देवेंद्र जी को अनुरोध करूंगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी सिंचाई को दो, इरिगेशन को दो, पानी को दो। हमारे पूरा सह्याद्री के पठार को पूरा पानी समुद्र में जा रहा है, उसको रोककर अगर आपने गोदावरी में लाया
तो पूरे डैम मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र के पूरे भरे रहेंगे। तो आपका विशेष रूप से ध्यान इस बात की तरफ है, और इसलिए एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में सीआईआई और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की सहयोग से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल से लेकर बाकी बहुत सी क्रॉप पैटर्न बदलने में काफ़ी आपने इंटरेस्ट लिया है। तो मुझे विश्वास है कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री के जी का है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और आज हमारा देश ऐसा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग पावर, मैन पावर हमारे देश में है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। इसमें महाराष्ट्र सबसे अग्रेसर है, और वेस्ट टू वेल्थ में भी महाराष्ट्र अग्रेसर है। आप देश को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, और इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने जो 75 साल हमारे देश को पूरे हुए हैं, इस 8 साल में हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है। बहुत बड़ा उसका किताबें लिखी जा सकती है, प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। इस 8 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। इसके पहले क्या हुआ इसका मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, यही हमारी समस्या थी। और इसलिए आज हमारे देश की कहानी बन गई रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। But this is the appropriate time for the country that with appropriate leadership and appropriate vision, we can make miracles. We can make Indian economy number 1 economy in the world. We are the fastest growing economy in the world. और ये उद्योग क्षेत्र के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। उद्योग, एग्रीकल्चर दोनों में भी हमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। और मैं अक्सर इस बात को कहते रहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में निश्चित रूप से ये जो 75 साल पूरे हुए, जो अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, इस 75 साल में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और भारत सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का पूरा सपोर्ट लेकर आने वाले समय में इंडस्ट्री, ऐसे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, टूरिज्म, इन सब सेक्टर में बहुत बड़ी प्रगति होगी। और सीआईआई में विशेष रूप से संजीव जी से अनुरोध करूंगा कि एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल के बारे में भी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए, रिसर्च भी चाहिए, और उसके साथ सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस भी चाहिए। और मैं विश्वास रखता हूं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग बायो सीएनजी बना सकते हैं, एलएनजी बना सकते हैं, इथेनॉल की इकोनॉमी बना सकते हैं। एवरीथिंग इज प्रूवन। मैं मानता हूं कि प्रूवन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इफेक्टिव मार्केटिंग और इकोनॉमिक वायबिलिटी, और इसमें आप जैसे लोग निश्चित रूप से एक नई दिशा दे सकते हैं। और राज्य सरकार का सहयोग, आपका सहयोग और भारत सरकार के समर्थन से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। मैं आज फिर से एक बार एकनाथ जी को और देवेंद्र जी को, पहला ही कार्यक्रम उनका था और हमने उनका ऐसा अमृत पिला दिया है कि अब मुझे नहीं लगता कि उनकी गाड़ी कहीं रुक पाएगी, और बहुत गति से, तेजी से, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड से महाराष्ट्र के विकास की यात्रा और आगे जाएगी। और सीआईआई से लेकर आप सब लोगों का, इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए सीआईआई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मीनाक्षी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके विभाग की ओर से उन्होंने विशेष रूप से आज इस अमृत महोत्सव के निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।